नमस्कार, मैं हूं रवि, आपका दोस्त, आपका होस्ट। कहानियां सुनाता हूं। अगर आप पहली बार अपनी अपनी कहानियां यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन की घंटी आपके मोबाइल में टन से बोले। और आज हम आपको बताने वाले हैं भरतपुर स्टेट, लोहागढ़ स्टेट के इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और आप जानेंगे महाराजा सूरजमल की कहानी। तो शुरुआत करते हैं। राजा सूरजमल का जन्म 1707 में लोहागढ़ में हुआ। राजा बदन सिंह की मृत्यु के बाद राजा सूरजमल जी भरतपुर राज्य के सिंहासन पर विराजमान हुए। ये महान और वीर राजनीतिज्ञ, दूरदर्शी और प्रतिभाशाली संपन्न महानुभाव थे। इनका नाम भरतपुरी नहीं, इतिहास के उन पन्नों में दर्ज है। इतिहास में अपना विशेष स्थान रखते हैं, इतिहास में बड़ा महत्व है और ऐतिहासिक महापुरुष हैं। भारत के ऐतिहासिक महापुरुष महाराजा सूरजमल का बड़ा ऊंचा नाम है। सूरजमल जी लंबे चौड़े बदन से बड़े हट्टे कट्टे थे। श्याम रंग के होने पर भी वे बड़े तेजस्वी दिखाई देते थे। आपको पुस्तक ज्ञान विशेष न था, पर संसार में सफलता प्रदान करने वाले व्यावहारिक ज्ञान की आप में कमी न थी। महाराजा सूरजमल की बात हो रही है। एक सुप्रख्यात इतिहासवेत्ता लिखते हैं कि सूरजमल जी की राजनैतिक क्षमता अद्भुत थी। उनकी बुद्धि बड़ी तीव्र, कुशाग्र और बड़ी साफ थी। एक फारसी इतिहासकार लिखते हैं कि राजा सूरजमल किसानों की सी पोशाक पहनते थे और अपनी देहाती ब्रज भाषा बोलते थे, पर वे जाट जाति के प्लेटो थे। बुद्धिमत्ता और चतुराई में माल संबंधी और दीवानी मामलों की व्यवस्था करने में राजा सूरजमल जी अपनी सानी रखते थे। उनमें उत्साह था, जीवन शक्ति थी, काम के पीछे लगने का दृढ़ निश्चय, और सबसे बड़ी बात यह थी कि उनका मन एक लोहे की दीवार की तरह मजबूत था, जो हार खाना जानता ही नहीं था। उनके दिमाग में हमेशा जीत और जीत और जीत चलती थी। कूटनीति और षड्यंत्रों की दृष्टि में वे मुगलों और मराठों से 4 कदम आगे थे। अपने पिता राजा बदन सिंह जी की जीवित अवस्था में सूरजमल जी ने सबसे प्रथम जो साहसपूर्ण कार्य किया वह भरतपुर के किले पर अधिकार करना। यह घटना सन 1744 की है। इस समय यह किला मिट्टी का हुआ करता था, छोटा सा मकान। राजा सूरजमल जी ने इसे एक विशाल और सुदृढ़ किले में परिणत कर दिया। कहना न होगा कि इस किले के पास लोहागढ़ शहर, भरतपुर शहर बसाया गया। सूरजमल जी का शासन न्यायपूर्ण था। लोगों का उनकी ओर स्वाभाविक आकर्षण था। अब हम राजा सूरजमल जी की कारगुजारी पर कुछ और आपसे कहना चाहेंगे। राजा सूरजमल जी और जयपुर के नरेश ईश्वरी सिंह जी के बारे में अब हम आपको बताएंगे। राजा बदन सिंह जी और सूरजमल जी के साथ जयपुर के महाराज सवाई जयसिंह का बड़ा घनिष्ठ संबंध था। जब महाराज सवाई जयसिंह जी का देहांत हो गया तो उनके बड़े पुत्र ईश्वरी सिंह राज्य की गद्दी पर बैठे। इस पर उनके छोटे भाई माधव सिंह से झगड़ा हो गया। दावा यह किया गया कि सवाई जयसिंह जी की सिसोदिया वंश की रानी से उत्पन्न होने के कारण वे ही राज्य के असली हकदार हैं। कहना न होगा कि माधव सिंह जी का पक्ष और भी कई राजाओं ने लिया। इंदौर के मल्हार राव होलकर, गंगाधर तांतिया, मेवाड़ के महाराणा आदि ईश्वरी सिंह पर चढ़ आए। सूरजमल जी ईश्वरी सिंह जी को ही राज्य के असली वारिस समझते थे। उन्होंने अपनी जाट सेना सहित ईश्वरी सिंह जी का
पक्ष लिया। सन 1749 में दोनों सेनाओं का बगेरू मकान पर मुकाबला हुआ। एक ओर तो 7 राजा थे और दूसरी ओर केवल राजा ईश्वरी सिंह और सूरजमल जी थे। कहने का मतलब यह है कि बराबरी की जोड़ बिल्कुल नहीं थी। आमेर की फौज के अगले हिस्से के सेनापति सिकर के शिव सिंह थे और सूरजमल जी सेना के मध्य भाग को संचालित करते थे। पिछले भाग के सेनापति का भार खुद राजा ईश्वरी सिंह जी ने लिया था। बड़ा घमासान युद्ध हुआ। पहले दिन में कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ, किसी पक्ष की कोई हार जीत नहीं हुई। दूसरे दिन जयपुर की सेना के एक सेना नायक सिकर अधिपति मारे गए। तीसरे दिन विजयोन्मुक्त शत्रुओं ने फिर से जोर से हमला किया और आमेर की फौज भारी मुकाबले के लिए तैयार हो गई। इस दिन सेना के आगे के भाग का सेनापतित्व नेतृत्व महाराजा सूरजमल जी कर रहे थे। निरंतर घोर वर्षा होते रहने पर भी इस दिन बड़ी ही भीषण और घमासान युद्ध की स्थिति बनी। इस दिन ईश्वरी सिंह जी बड़े निराश हो गए। उनकी सेना पर कई तरफ से जोर से हमले होने लगे और बड़ी कठिन परिस्थिति हो गई। ऐसे समय में राजा ईश्वरी सिंह जी ने राजा सूरजमल जी को गंगाधर तांतिया की फौज पर हमला करने के लिए कहा। अब सूरजमल जी ने एक क्षण भी देर न करी। गंगाधर की फौज पर अचानक बिजली की तरह टूट पड़े। 2 घंटे तक भीषण युद्ध हुआ। खून की नदियां बहने लगीं। बूंदी के कवि सूरजमल ने अपने वंश भास्कर में लिखा कि सूरजमल जी ने अपने अकेले हाथों से विपक्षी दल के 50 आदमियों को मारा और 108 को घायल किया। सूरजमल जी की विजय हुई। घोर निराशा में आशा की प्रकाशमान किरणें चमकने लगीं और चौथे दिन फिर युद्ध हुआ और 2 दिन तक चलता रहा। इस वक्त विपक्षी दल की सेनाएं थक गईं। मराठों ने सुलह के लिए प्रस्ताव किया और माधव सिंह जी को इस वक्त अपने उन्हीं 5 परगनों से संतोष करना पड़ा जो उन्हें दिए गए थे। सम्राट अहमद शाह के जमाने में साइद खां अमीर उल उमरा जुल्फिकर जंग आगरा और अजमेर का शासक नियुक्त किया गया। यह आगरा के आसपास के जाट मुल्क पर फिर से अपना अधिकार करना चाहता था। उसने 15,000 सवारों की एक अच्छी सुसज्जित सेना के साथ कूच किया। उस समय राजा सूरजमल जी के राज्य के उत्तरी हिस्से तक पहुंच गया। सूरजमल जी भी बेखबर नहीं थे। वे मुगल की सेना मती विधि को खूब गौर से देख रहे थे। मुगल सेना के कुछ लोगों ने एक छोटे से किले के सैनिकों के साथ झगड़ा खड़ा कर दिया और उन्हें वहां से निकाल दिया। सादत खान ने इसे अपनी भारी फतेह मान ली। उसने विजयोत्सव मनाना शुरू कर दिया और इसके बाद फिर वह आगे बढ़ा। सूरजमल जी अपनी सुसज्जित सेना सहित मौके पर उपस्थित हो गए। मुगल सेना बेतहासा भागी, उनका पीछा किया। कहना न होगा कि बहुत सारे मुगल बुरी तरह मारे गए। तत्कालीन एक फारसी इतिहासकार का कथन है कि जाट राजा ने अमीर उल उमरा को गिरफ्तार करने या मरवाने की दुष्कीर्ति प्राप्त करने की इच्छा प्राप्त न की। उसने मुगल कैंप को 2-3 दिन तक घेरे रहने में संतोष मान लिया। यह उनकी उदारता थी कि शक्ति के रहते हुए भी उसने अपने दुश्मन के साथ ऐसा अच्छा बर्ताव किया। इसके पीछे दोनों दलों में सुलह हो गई। मुगल प्रतिनिधि को यह शर्तें स्वीकार करनी पड़ी कि वे या तो उनके मातहत जाट देश में कोई पीपल का पेड़ न काट पावें और न वे हिंदू मंदिरों को तोड़ें या उनका अपमान न करें। कहने की आवश्यकता नहीं है कि मुगल साम्राज्य के अमीर उल
उस मरा पर विजय प्राप्त करने से राजा सूरजमल जी का बहुत बड़ा दबदबा छा गया। उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया। इसके थोड़े ही समय बाद सूरजमल जी विजय पर विजय प्राप्त करते रहे। इससे उनकी राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षाएं बहुत बढ़ गईं। वे अपने प्राप्त राज्य में भी संतुष्ट नहीं थे। वे दिल्ली के आसपास के प्रदेशों पर भी अपनी विजय का झंडा लहराना चाहते थे। इसके लिए वे उपयुक्त अवसर की तलाश में थे। बल्लभगढ़ के जाटों को फरीदाबाद का फौजदार बड़ा तंग करता था। इससे उन्होंने राजा सूरजमल जी की सहायता मांगी। यहाँ पर प्रसंगवत बल्लभगढ़ के जाट जमींदार के लिए 2 शब्द लिख देना अनुपयुक्त न होगा। गोपाल सिंह नामक एक जाट बल्लभगढ़ से 3 मील की दूरी पर सीही नामक ग्राम में आकर बसा था। यह मथुरा दिल्ली सड़क पर लूट मारकर धनवान बन गया। उसने तैगांव के गुजरों से सहायता प्राप्त कर आसपास के गांव के राजपूत चौधरी को मार डाला। फरीदाबाद के मुगल शासक मुर्तजा खां ने उसे इस अपराध में दंड देने के बदले उसे फरीदाबाद परगना का चौधरी नियुक्त कर दिया। उसे उक्त परगनों की रेवेन्यू पर एक आना लेने का हक भी प्राप्त हो गया। गोपाल सिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र चरणदास उत्तराधिकारी बना। उसने जब यह देखा कि आसपास के जिलों में मुगल सत्ता निर्बल हो रही है, तब उसने उन जिलों की आमदनी मुगल शासक के पास भेजना बंद कर दिया। इतना ही नहीं, उसने मुगल सत्ता को मानने से भी इनकार कर दिया। इस पर वह गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया गया। थोड़े ही दिन बाद उसके पुत्र बलराम ने उक्त मुगल शासक का कुछ दम पट्टी देकर धोखे से अपने बाप को छुड़ा लिया। इसके बाद दोनों बाप बेटे भागकर लोहागढ़ मतलब भरतपुर चले आए। उन्होंने सूरजमल जी की सहायता प्राप्त कर मुगल शासक मुर्तजा खां को मार डाला। मुगल सम्राट के वजीर ने बलराम और राजा सूरजमल जी जाट को उक्त परगनों से अपना अधिकार हटा लेने के लिए बारंबार निवेदन किया, पर उसे हमेशा कोरा जवाब मिला। इस पर वह बहुत क्रोधित हुआ और उसने जाटों के नाश करने का दृढ़ संकल्प कर लिया। सन 1749 के जनवरी माह में वह जाटों के खिलाफ रण मैदान में उतर पड़ा। राजा सूरजमल जी ने भी इसके लिए तैयारी कर ली। उन्होंने सीही के जाटों को शक्ति भर सहायता करने का निश्चय किया। उन्होंने डीग और कुमेर के किले को रक्षक स्थान बनाकर सन 1749 में वजीर के खिलाफ कूच किया। कहना न होगा कि राजा सूरजमल जी का साथ किसने दिया, उनके भाग्य ने दिया। और इसी समय वजीर को अवध के पास रोहिलों के जबरदस्त बलवे का समाचार मिला। इससे वह जाटों को ज्यों का त्यों छोड़कर उधर चला गया। उसने बलवा दबाकर रोहिलों से छीने हुए मुल्क पर निगरानी रखने के लिए अपने नायब नवल राय को नियुक्त कर दिया। इसके बाद वजीर ने जाटों के खिलाफ फिर फौज भेजी और जाटों को लड़ने के लिए प्रस्तुत पाकर खुद वजीर भी उनके खिलाफ रवाना हुआ। वह खिजराबाद तक पहुंचाई था कि उसे यह समाचार मिला कि अहमद खां बंगेश के हाथों से नवल राय मारा गया। इससे वजीर ने इस समय राजा सूरजमल जी के साथ समझौता कर लेना ही उचित समझा। एक मराठा वकील के मार्फत समझौता हो गया। राजा सूरजमल जी को वजीर की ओर से खिलतत मिली। दोनों में इसी समय अच्छी मित्रता हो गई। जहां पहले सूरजमल जी नवाब वजीर के शत्रु थे, अब वहीं उनके मित्र बन गए। इतना ही नहीं, उन्होंने नवाब वजीर की उस चढ़ाई में भी योगदान दिया जो उसने अहमद खां बंगेश और रोहिलों के खिलाफ की थी।
1750 की 23 जुलाई को 70,000 अश्वरोही के साथ नवाब वजीर अहमद खां बंगेश और रोहिलों के खिलाफ रवाना हुए। राजा सूरजमल जी ने अपनी जाट सेना की सहायता से अहमद खां की राजधानी फर्रुखाबाद पर अधिकार कर लिया। सन 1750 की 13 सितंबर को पथारी मुकाम पर बड़ी भीषण लड़ाई हुई। वजीर ने हाथी पर बैठकर अपनी सेना का मध्य भाग संभाला और राजा सूरजमल जी की सेना बाई बाजू को संचालित कर रही थी और राजा सूरजमल जी ने शत्रु पर भीषण आक्रमण कर दिया। इसमें शत्रु पक्ष के 6 से 7,000 पठान मारे गए। रुस्तम खां, अफरीदी और अन्य रोहिला सेना नायक बुरी तरह से घबरा गए और भागने लगे। कहने की आवश्यकता नहीं है कि राजा सूरजमल जी के कारण नवाब वजीर की विजय हुई। अहमद खां बंगेश इतने पर भी निराश न हुआ। उसने पलास के झाड़ों के नीचे फिर अफगान सेना को जमा कर वजीर की सेना पर अचानक ही हमला कर दिया। इस समय वजीर की एक गंभीर सैनिक भूल के कारण अफगानों को कुछ सफलता मिल गई। नवाब वजीर सख्त घायल हुआ और उसी अवस्था में वह अपने कैंप में आ गया। दूसरे ही दिन उसने मुगल राजधानी की ओर पीछे हटने की तैयारी की और इस समय अफगानों ने प्राय उससे सारे मुल्क पर अधिकार कर लिया। इलाहाबाद लूट लिया गया। अगर लखनऊ के नागरिक जोर का मुकाबला न करते तो वह भी लूट लिया जाता। इस हार की खबर ज्यों के त्यों दिल्ली पहुंची कि नवाब वजीर के शत्रुओं ने उसके खिलाफ बादशाह के कान भरने शुरू कर दिए। वे नवाब वजीर की बरखतवी के लिए षड्यंत्र रचने लगे। इस समय नवाब वजीर के दिल्ली पहुंच जाने पर इन षड्यंत्रकारियों की तमाम कार्रवाई निष्फल हो गई और नवाब वजीर ने राजा सूरजमल आदि अपने हितैषियों को रोहिलों पर फिर से हमला करने के विषय में विचार करने के लिए दिल्ली बुलाया। सब तैयारियों के साथ उसने अहमद खां बंगेश पर चढ़ाई की और फर्रुखाबाद लूटा जाकर बहुत कुछ नष्ट भ्रष्ट कर दिया। सारा रोहिल्ला देश तलवार और आग से बर्बाद कर दिया गया। कहना ये चाहिए कि नवाब वजीर की विजय हुई। उसने इस विजय के समाचार बादशाह तक पहुंचाए। नवाब वजीर के दिल्ली से रवाना होने के कोई 1 महीने बाद ही मुगल साम्राज्य को एक विपत्ति का सामना करना पड़ा। अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब पर हमला किया। सन 1751 की 18 फरवरी को उसने लाहौर में प्रवेश किया। दिल्ली पर भी उसका हमला होने का भय था। इसी समय मुगल सम्राट ने राजा सूरजमल जी को 31,000 जाट और 9,000 घोड़ों का मनसब प्रदान कर उनकी इज्जत बढ़ाई। सम्राट ने वजीर को मल्हाराव होलकर के साथ अतिशीघ्र दिल्ली आने के लिए कई संदेश भेजे। वजीर की गैर हाजिरी में एक खोजा ने कमजोर दिल बादशाह के दिल पर कब्जा कर रखा है। उसने बादशाह को अहमद शाह दुर्रानी की शर्तें स्वीकार करने को दबाया। बादशाह ने दुर्रानी को लाहौर और मुल्तान देकर उसे वापस लौट जाने के लिए कहा। जब वजीर दिल्ली लौटा तो उसे बादशाह के इस कार्य पर बड़ा क्रोध आया। उसने बादशाह को इस कार्य में प्रवृत्त करने वालों और दंड देने का निश्चय किया। खोजा एक भोज के समय वजीर के यहाँ बुलाया गया और जहर देकर मार डाल दिया। यह बात सम्राट अहमद शाह और उनकी माता को अच्छी न लगी। सम्राट ने अपनी माता के अनुरोध से नवाब वजीर को अपने पद से खारिज कर दिया। इतना ही नहीं, उसकी एस्टेट तक जब्त कर ली गई। इस पर बादशाह और वजीर में झगड़ा हो गया। बादशाह का अन्याय वजीर को बहुत अखरा और उसने दिल्ली पर घेरा डाल दिया।
इसी समय उसने अपनी सहायता के लिए सूरजमल जाट जी को बुलावा भेजा और महाराजा तो बड़े इंतजार में थे। वजीर के दुश्मन अफगान नवयुवक गाजीउद्दीन की अधीनता में शाही फौज से ना मिले। इतने में ही सूरजमल जी जाट अपनी सेना सहित आ पहुंचे और उन्होंने उस समय दिल्ली की बहुत बुरी हालत कर डाली। वह बुरी तरह लूटी गई। अभी तक जाट गर्दी नाम से यह लूट मशहूर है। बादशाही सेना को भी उन्होंने शिकस्त दी और इसका परिणाम यह हुआ कि बादशाह के घुटने टिक गए। उसने नवाब सफदरजंग वजीर से सुलह का अनुरोध किया और उसे अवध और इलाहाबाद का फिर से वायसराय बना दिया गया। कहने का अर्थ यह है कि सूरजमल जी ने अपने एक मित्र को नाश होने से बाल बाल बचा लिया। अब पानीपत का युद्ध और महाराजा सूरजमल। हिंदुस्तान भारत के इतिहास में परिवर्तन करने वाले पानीपत के युद्ध के विषय में आपने पढ़ा होगा। मराठों के सेनापति भाऊ साहब ने उक्त युद्ध निश्चित करने के लिए आगरा में एक सभा की। इस सभा में राजा सूरजमल जी भी बुलाए गए, उनको निमंत्रण दिया गया था। इस समय राजा सूरजमल जी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण भाषण दिया उन्होंने, और उसका सारांश यह था कि मैं केवल जमींदार हूं और आप एक महान नृपति। इस समय मुझे जो ठीक मालूम होता है उसे मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं। आपको यह बात अवश्य ही स्मरण करनी चाहिए कि यह युद्ध एक महान मुगल सम्राट के खिलाफ है। इसमें कई मुसलमान राजा उसके साथ हैं। शत्रु बड़ा चालाक और धूर्त है। आपको इस युद्ध के संचालन में बड़ी सावधानी से काम लेना चाहिए। युद्ध एक शतरंज का खेल है, पता नहीं पासा किस ओर पलट जाए। मेरी राय में आप अपनी महिलाओं को तथा अनावश्यक सामान को चंबल के उस पार झांसी ग्वालियर में भेज दीजिए और फिर आप कई अनावश्यक झंझटों से मुक्त होकर शत्रु का मुकाबला कीजिए। इस पर अपनी विजय होगी और लूट का बहुत सा सामान अपने को मिल जाएगा। अगर युद्ध का परिणाम हम लोगों के विरुद्ध हुआ तो हम स्त्रियों और बच्चों के संकट से बरी हो जाएंगे। इस कारण से हम आसानी से युद्ध लड़ सकते हैं। अगर आप अपने स्त्री और बच्चों को इतना दूर भेजना अनुचित और अव्यावहारिक समझते हैं तो मैं अपने लोहे जैसे मजबूत किले को आपके लिए खाली कर दूंगा। वहाँ आप उन्हें सुरक्षित रूप से रख दीजिए। वहाँ उनके लिए सब प्रकार का प्रबंध किया जाएगा। आप अपने स्त्री और बच्चों को अनावश्यक सामानों से मुक्त कर शत्रु का मुकाबला कीजिए। युद्ध के संबंध में भी एक बात सूचित करना चाहता हूं। आवश्यक समझता हूं कि वह आमने सामने युद्ध करने के बजाय गनीमी लड़ाई से शत्रु को तंग कीजिए, उस पर इधर उधर से गुप्त हमले कीजिए और गुप्त आक्रमण द्वारा उसे चारों ओर से तंग कीजिए, जिससे शत्रु परेशान होकर अपने देश लौट जाएगा। और उन्होंने महाराष्ट्र सेनापति भाऊ साहब को यह भी सूचित किया कि फौज की एक टुकड़ी पूरब की ओर और दूसरी टुकड़ी लाहौर की ओर भेजी जाए, जिससे अहमद शाह दुर्रानी की फौज के लिए खाद्य सामग्री आने का मार्ग बंद हो जाएगा। और राजा सूरजमल जी की यह सलाह देकर वो बैठ गए। उन्होंने अब्दाली के कट्टर दुश्मन सिख तथा बनारस के राजा बलवंत सिंह से इस आशय का पत्र व्यवहार करना शुरू किया कि वे पंजाब और अवध से शत्रु सेना के लिए आने वाली खाद्य सामग्री में वादा डालने का प्रयत्न करें। राजा सूरजमल जी ने महाराष्ट्र सेनापति सदाशिव भाऊ को युद्ध के संबंध में जो राय दी उसका एक खबर से सबने समर्थन किया। सबने ये कहा कि शत्रु के दाव
को बचाकर भाग जाना और फिर मौका आते ही शत्रु पर हमला कर देना सटप्रिय साठ्य की नीति को स्वीकार करना ही सफलता का राजमार्ग है। अभिमान से चूर होकर अनुपयुक्त अवसर में शत्रु का मुकाबला कर कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर लेना मूर्खतापूर्ण कार्य होगा। यह बात सबको पसंद आ गई, पर प्रधान सेनापति भाऊ ने इस राय को ठुकरा दिया। उन्होंने अपने लिए पेशवा के भाई के लिए इस काम को शान के खिलाफ समझा। उन्होंने इस समय ताना मारकर मल्हार राव होलकर और सूरजमल जी आदि का अपमान किया और इससे सूरजमल जी को बहुत बुरा लगा। पर कुछ महाराष्ट्र मुद्दसियों के समझाने बुझाने से उन्होंने लड़ाई में योगदान देना स्वीकार कर लिया। कहने की आवश्यकता ये है कि राजा सूरजमल जी अपने मित्र गाजीउद्दीन और 8000 जाट सेना के साथ महाराष्ट्र के जो थे उनसे मिल गए। सन 1760 में मित्र सेनाएं दिल्ली पहुंची और उन्होंने उस पर घेरा डालना शुरू कर दिया। गाजीउद्दीन ने बड़ी सरगर्मी के साथ दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मराठों ने नगर को लूटा। इस समय मराठों के हाथ इतनी लूट लगी कि उसमें कोई गरीब ना रहा। गाजीउद्दीन ने बादशाही खानदान के एक आदमी को तख्त पर बैठा दिया और खुद वजीर का काम करने लगा। यह बात महाराष्ट्र सेनापति भाऊ को अच्छी न लगी। उन्होंने नरोशंकर नामक एक महाराष्ट्र को राजा बहादुर की उपाधि से विभूषित कर उसे वजीर के पद पर नियुक्त कर दिया और इसका राजा सूरजमल जी ने बड़ा विरोध किया। होलकर और सिंधिया ने भी इनका साथ दिया, पर महाराज सेनापति भाऊ ने इनकी एक न सुनी, जिससे सूरजमल जी को बड़ा बुरा लगा और इस अपमान कारक स्थिति में ज़्यादा दिन रहना उनके लिए असह्य हो गया और वे अब वहाँ से खिसकने की कोशिश करने लगे और मौका पाकर वहाँ से निकल लिए। इसके बाद पानीपत के युद्ध का जैसा परिणाम हुआ पाठक सब जानते हैं। इसमें मराठों का पूर्ण पराभव हुआ और उनकी बढ़ती हुई शक्ति क्षीण हो गई और समूची मराठा सेना नष्ट हो गई। इसके प्राय सब बड़े बड़े वीर काम आए। याद रखें कि अगर महाराजा सूरजमल वहाँ होते तो शायद ये युद्ध की परिस्थितियां पलटती नहीं। पानीपत के युद्ध में जब कुछ बचे बचाए मराठे सरदार या सैनिक दक्षिण की ओर लौटे तो रास्ते में सूरजमल जी का मुल्क पड़ा। सूरजमल जी के साथ उन्होंने पहले जैसा व्यवहार किया था, उनका उल्लेख हम आपको पहले कर चुके हैं। तो उदार हृदय महाराजा सूरजमल जी ने इस महान संकट के समय में विपत्तियों से जर्जरित महाराष्ट्र लोगों के साथ बड़ी सहायता और बड़ा अच्छा व्यवहार किया और उन्होंने उनका बड़ा आदर सत्कार किया और इसके लिए अन्न वस्त्र औषधि सब व्यवस्थाएं उन्होंने की। सूरजमल जी अपने बैर का बदला लेने में उद्यत हो जाते तो शायद पानीपत की दुखद कथा सुनाने के लिए एक भी नहीं बचता। मुसलमान और महाराष्ट्र लेखकों ने सूरजमल जी की इस सहायता और उदारता को मुक्त कंठ से स्वीकार किया और एक तत्कालीन फारसी लेखक ने लिखा, मराठे जब सूरजमल जी के राज्य में घुसे तो उन्होंने हिंदू धार्मिक भावों से प्रेरित होकर उनकी रक्षा करने के लिए अपनी फौजें भेजी, उन्हें अन्न वस्त्र बांटकर उनके दुखों को दूर किया। भरतपुर राज्य की रानी साहिबा ने इन भागे हुए दुखित मराठों के प्रति बड़ा ही दयापूर्ण व्यवहार किया। 8 दिन तक कोई 40,000 आदमियों को भोजन दिया। ब्राह्मणों को दूध, पेड़े तथा अन्य मिठाइयाँ बांटी गईं। 8 दिन तक सबका बड़ा सत्कार किया और सबके लिए आराम का काफ़ी प्रबंध किया गया। सब नगर वासियों के नाम एक घोषणा प्रकट कर उन्हें यह अनुरोध किया गया कि महाराज सैनिकों के साथ अच्छे से व्यवहार किया जाए और उन्हें हर तरह का आराम
पहुंचाया जावे। किसी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार एक दिव्य कार्य में महाराजा सूरजमल जी ने 10 लाख रुपया खर्च किया और अपनों उच्चा सहता और उच्च श्रेणी की मानवीय भावों का परिचय दिया। उन्होंने हजारों आदमियों के प्राणों को बचा लिया। मराठी सेना का एक शमशेर बहादुर नामक सेनापति कुहमीर किले में घायल हो गया और सूरजमल जी ने उसकी बड़ी सेवा की और भाऊ के वियोग के असहाय दुख में हाय हाय करके प्राण विसर्जन कर दिए उसने। सूरजमल जी ने मार्ग में व्यय किए गए रुपए बांटकर महाराष्ट्र सैनिकों को ग्वालियर के लिए सुरक्षित रूप से रवाना कर दिया। अब महाराज सूरजमल जी और नरोशंकर, इनकी बात भी हम आपको बताते हैं। मराठा शासक नरोशंकर वापस लौटते समय मार्ग में लूट लिए गए और इस लूट में राजा सूरजमल जी का गुप्त हाथ था। इस पर बात बहुत गलत है। श्रीयुक्त सरदेसाई ने अपने मराठी सियासत नामक सुविख्यात ग्रंथ में लिखा कि नरोशंकर के एक मराठा साथी ने इस विषय पर समुचित प्रकाश डाला। उसके कथानुसार नरोशंकर 3-4 हजार फौज के साथ दिल्ली से भागा था। रास्ते में उसकी मल्हाराव होलकर के साथ भेंट हुई। मल्हाराव के पास इस समय कोई 8-10 हजार फौज थी और भरतपुर राज्य में सूरजमल जी ने नरोशंकर और उसके सब साथियों की बड़ी खातिर की। वे वहाँ 15 दिन तक ठहरे और सूरजमल जी ने बड़ी नम्रता के साथ यहाँ तक कहा कि राज्य आपका है, हम आपकी सेवा के लिए तैयार हैं, आप यहाँ खुशी से ठहरिए। सूरजमल जी जैसे आदमी बहुत कम हैं। उन्होंने अपने विश्वास पात्र सरदारों के साथ नरोशंकर आदि सबको सकुशल ग्वालियर पहुंचा दिया और सुप्रसिद्ध महाराष्ट्र मुत्सद्दी नाना फडणवीस ने अपने एक पत्र में लिखा कि सूरजमल जी के व्यवहार से पेशवा के हृदय में बहुत ही शांति और लाभ हुआ। उपरोक्त प्रमाणों से फ्रैंकलिन द्वारा सूरजमल जी पर लगाए गए झूठे कलंक का साफ साफ प्रक्षालन हो गया। दुख है कि बिना किसी ऐतिहासिक प्रमाण के फ्रैंकलिन ने अक्षम्य दुष्टता की और सफ़ेद को काले के रूप में दिखाने का नीच प्रयत्न किया। राजा सूरजमल को विजय। पानीपत युद्ध में प्राप्त अहमद शाह ने दिल्ली में प्रवेश किया। जब उसने सुना कि राजा सूरजमल जी पानीपत से लौटे हुए मराठियों को आसरा दे रहे हैं तो वह क्रोधित होकर आग बबूला हो गया और राजा सूरजमल जी पर चढ़ाई करने का मंसूबा बना लिया। जब सूरजमल जी ने यह बात सुनी तो उन्होंने नागरमल नामक एक विश्वास पात्र आदमी को अहमद शाह के पास उसका गुस्सा शांत करने के लिए भेजा। इसका कोई परिणाम नहीं हुआ। सूरजमल जी ने भी शाह की विशेष परवाह न की, क्योंकि वे जानते थे कि युद्ध से थका हुआ शाह अब विशेष साहसिक प्रयत्न न करेगा। उन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ पानीपत के प्रसिद्ध विजेता शाह के दिल्ली में होते हुए भी आगरा के पदाक्रांत कर उस पर अधिकार कर लिया। और यहाँ यह कहने की आवश्यकता नहीं कि मुगल साम्राज्य की दूसरी राजधानी यह विजय उन्हें 20 दिन में प्राप्त हुई। यहाँ उन्हें 50 लाख रुपए मिले और शाह के दिल्ली से रवाना होने के 5 दिन पहले यह खबर मिली कि सूरजमल जी की फौजों ने अकबराबाद के किलेदार को किला खाली करने के लिए मजबूर कर दिया और उन्होंने उसमें प्रवेश दे दिया। और इस काम से शाह ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया और इसलिए सूरजमल जी ने उसके पास 1 लाख रुपया और 5 लाख का इकरारनामा भेज दिया। यह इकरारनामा धूर्त शाह को धोखा देने के लिए था। इसका सूरजमल जी ने अमल नहीं किया और शर्त प्रतिसंज्ञा की सफल राजनीति का उन्होंने यहाँ पर अनुकरण किया। हरियाणा पर विजय। पानीपत की खूनी युद्ध के समय उत्तरी हिंदुस्तान में शांति छा गई। युद्ध की विभीषिका से घबराकर लोग कुछ समय तक दम लेना चाहते थे
और सिखों की तेजी से बढ़ती हुई शक्ति ने अहमद शाह के आक्रमण में जबरदस्त बाधा उपस्थित कर दी। उत्तर दक्षिण के मराठे हैदर अली और निजाम के साथ युद्ध में लगे हुए थे। इस परिस्थिति का फायदा उठाकर महाराजा सूरजमल ने एक अति शक्तिशाली जाट राज्य स्थापित करने का विचार किया और उन्होंने रावी नदी से लगाकर जमुना तक अपना विजय झंडा फहरा दिया। उन्होंने अब्दाली और रुहेलों के राज्य के बीच जाट राज्य की एक जबरदस्त और मजबूत दीवार खड़ी कर दी। इस वक्त दिल्ली के निकटस्थ हरियाणा ग्राम पर जबरदस्त मुसलमान जागीरदारों का अधिकार था। ये सूरजमल जी के पथ में कंकड़ के रूप में थे। इसका कारण यह था कि इनका मकाम जाट और सिख राज्यों के बीच होने से यह दोनों के मिल जाने में बाधक रूप थे। सूरजमल जी ने अपने पथ से इस जबरदस्त कंकड़ को निकाल के फेंक दिया। उन्होंने अपने बड़े पुत्र जवाहर सिंह को हरियाणा जिला विजय करने के लिए और अपने छोटे पुत्र नाहर सिंह को दुआब पर अधिकार करने के लिए भेज दिया। जवाहर सिंह को इसकी सफलता न हुई। अब खुद सूरजमल जी अपनी सेना और तोपों के साथ वहां पहुंच गए और 2 महीने के घेरे के बाद उन्होंने हरियाणा के फर्रुख नगर पर अधिकार कर लिया। वहां का बलूची जागीरदार गिरफ्तार कर भरतपुर भेज दिया गया। इस समय रेवाड़ी, हरसारू, रोहतक आदि सूरजमल जी की ध्वज पताका फहर रही थी। ये स्थान राजा नवल सिंह के समय तक भरतपुर राज्य में थे और बलूची लोगों से युद्ध करते हुए वीरवर सूरजमल जी 1763 में वीर गति को प्राप्त हुए थे। महाराजा सूरजमल जी ने बाहुबल से विशाल राज्य संपादित किया। भरतपुर राज्य के अतिरिक्त आगरा, धौलपुर, मैनपुरी, हाथरस, अलीगढ़, एटा, मेरठ, रोहतक, फर्रुख नगर, मेवात, रेवाड़ी, गुड़गांव और मथुरा आदि जिलों पर अपना एक छत्र राज्य कर लिया। इसके सिवाय आप अपनी मृत्यु के समय लगभग 10,000 करोड़ का खजाना छोड़कर गए लगभग, और अपनी सेना भी जबरदस्त थी जिसमें 5,000 घोड़े थे, 60 हाथी, 1500 अश्वरोही और 25,000 पैदल सेना और 300 तोपें। राजा सूरजमल जी जाट जाति के एक प्रकाशमान रत्न थे। उनकी प्रतिभा, उनकी दूरदर्शी, प्राप्त अवसर से लाभ उठाने की उनकी अद्भुत तत्परता, उनका शौर्य कितने ही गुणगान महान बनाने में सहायक हैं। उन्होंने भारत के इतिहास में निसंदेह अपना विशेष स्थान कायम किया और वे जाटों के प्लूटो कहलाए और ये भरतपुर पर कभी भी मुगलों का राज्य नहीं हुआ। ये थी महाराजा सूरजमल की कहानी। आप ये कहानी सभी तक शेयर करें। फिर आएंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। तब तक के लिए अलविदा।